क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर है प्लानिंग। और प्लानिंग के बारे में कल हमने समझाया था कि प्लानिंग किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशंस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आज हम समझेंगे कि प्लानिंग के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा है लिमिटेशन क्या है। पहले हम समझें कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का। नियोजन का पहला महत्व है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स जो आपको होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हर एक संस्था का अपना कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग नियोजन नहीं तैयार करेंगे तो जो उद्देश्य हमारा है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए उन कठिनाइयों को दूर करते हुए आसानी के साथ उसको कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसके लिए हम नियोजन तैयार करते हैं। तो नियोजन का पहला काम क्या है, पहला उद्देश्य क्या है कि आपको जो उसके उद्देश्य होते हैं संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट इसमें है रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटी। जो भविष्य की अनिश्चितताएं हैं, ठीक है, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। कल क्या होगा किसी ने देखा नहीं है, और कल कैसे काम करना होगा ये भी कोई नहीं जानता है। तो लेकिन क्या करता है, नियोजन के माध्यम से जो भविष्य में होने वाली जो अनिश्चितताएं हैं, उन अनिश्चितताओं को निश्चित रूप से हम कुछ कम कर अवश्य कर सकते हैं। तो जो भविष्य में अनिश्चितता है, अनिश्चितता के कारण कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, तो उन कठिनाइयों को आसानी से हम हल कर पाते हैं। क्योंकि नियोजन के माध्यम से देखिए हम लोग भविष्य में जो होने वाली अनिश्चितता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, उसका पहले से अनुमान लगा देते हैं। और पहले से हम लोग अनुमान इस बात का लगाते हैं और पहले से प्रयास ये कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि अगर ये कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी तो उसका सामना कैसे किया जाएगा, उसको दूर कैसे किया जाएगा। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि नियोजन के माध्यम से जो भविष्य की अनिश्चितताएं हैं उसको हम कम कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल्स। नियोजन क्या करता है, नियोजन स्थापित करता है किस चीज़ को, जो कंट्रोल है उसके लिए परमाप निर्धारित करता है। देखिए नियोजन का पहला काम, नियोजन पहला काम है किस चीज़ का, प्रबंध का, और अंतिम कार्य किसे मानते हैं, कंट्रोल को। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है, तो प्रबंध का अंतिम कार्य किसको लिखना है, कंट्रोल को लिखेंगे हम लोग मुख्य रूप से। अब यहाँ पे कंट्रोल में करते क्या है हम लोग, नियंत्रण के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि नियंत्रण किसको कहते हैं। नियंत्रण जो प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रण हम लोग को समझना होता है। नियंत्रण को जो बताया गया है कि कार्य में बाधा पहुंचाना नहीं, अपितु यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है कि नहीं। तो आप नियोजन के माध्यम से पहले से तय कर लेते हैं कि कार्य को किस किस प्रकार से पूरा करना है, कितने घंटे में कितना उत्पादन करना है, किस किस्म का माल उत्पादन करना है, इन सभी बातों का पहले से आप निर्धारण कर लेते हैं। तो कितना मात्रा से, मैंने एग्जांपल दिया कि 1 घंटे में कितना उत्पादन करना है, तो अगर हम जाके देखेंगे 1 घंटे में कितना उत्पादन हो रहा है, तो पहले से हमको मालूम होना चाहिए ना कि कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में हम उत्पादन करेंगे। तो क्या करता है नियोजन, एक परमाप या स्टैंडर्ड फिक्स करता है, परमाप स्थापित कर देता है, बता देता है कि इतना काम आपको होना चाहिए, या इस किस्म का माल उत्पादन होना चाहिए, इतनी लागत लगनी चाहिए इत्यादि। तो स्टैंडर्ड फिक्स करता है किस चीज़ के बारे में, कंट्रोल के लिए। अगर नियोजन नहीं है तो नियंत्रण भी नहीं है। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी संसाधन होते हैं किसी संस्था के पास, तो उन संसाधनों का बेहतर ढंग से इफेक्टिवली उसका कैसे यूज किया जाए, ये कैसे हमको पता चलेगा। ये जो है नियोजन के माध्यम से ही, प्लानिंग के माध्यम से ही हमको क्लियर हो पाता है। नेक्स्ट है जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उसमें भी कमी लाता है, इसलिए नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज। नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या लाभ हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है, अवांछनीय जो कार्य हैं, उसमें कमी लाता है। नेक्स्ट है हेल्थ इन मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, मोटिवेशन का समान रूप से अगर कहेंगे तो अर्थ ये होता है कि किसी अन्य व्यक्ति को जो संस्था में काम कर रहे हैं, प्रबंधक का प्रमुख कार्य है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के अंतर्गत इस प्रकार से हम लोग अभिप्रेरित करते हैं कर्मचारियों को कि वो वांछित कार्य करें, जो संस्था का जो कार्य है वो खुद से उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाए काम करने के लिए। अब देखिए प्रबंधक ही नियोजन तैयार करते हैं, जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं। तो किस प्रकार से कर्मचारियों को मोटिवेट करना है ताकि वह काम आसानी से पूरा हो जाए, तो ये मदद करता है किस चीज़ में, मोटिवेशन करने में कर्मचारियों के। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन या बैरियर्स। लिमिटेशन या बैरियर्स जो उसकी सीमाएं हैं या जो कमियां हैं,
जो बाधाएं हैं उसको हम लोग समझेंगे कि नियोजन की क्या क्या बाधाएं हैं, क्या कमियां हैं ना। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्लानिंग नीड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है? दृढ़ता। तो नियोजन क्या उत्पन्न करता है? दृढ़ता उत्पन्न करता है। कैसे? देखिए, नियोजन के माध्यम से हम लोग पहले से किसी कार्य को करने का रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस काम को कैसे पूरा करना है, कितने घंटे किसी भी कर्मचारी को काम करना है। अब नियोजन के माध्यम से आपने तय कर दिया सभी चीज़ों को। अब जो उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि नियोजन तैयार कौन करते हैं? प्रायः उच्च स्तर के प्रबंधक करते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने नियोजन को तैयार किया है, प्लानिंग उनका है, वे यही चाहते हैं कि कर्मचारी बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके से काम करें। तो दृढ़ता उत्पन्न करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट वर्किंग डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए, जो वातावरण होता है ना, विशेष रूप से बाह्य वातावरण जो होता है, वो बिल्कुल परिवर्तनशील हो है, वो चेंज होते रहता है। जो बाह्य वातावरण है विशेष रूप से मैंने बताया, और आंतरिक वातावरण की कुछ सीमा तक उसको नियंत्रित कर पाते हैं, लेकिन बाह्य वातावरण परिवर्तनशील होता है, बदलते रहता है, और वो संस्था के नियंत्रण में भी नहीं होता है। जैसे सरकार की नीतियां हैं, टैक्स का टूल हो गया, आर्थिक वातावरण है, ये सब बदलते रहता है, राजनीतिक वातावरण, ये सब बदलते रहता है। तो अब नियोजन के अंतर्गत क्या है? एक निश्चित तरीका बता गया, एक निश्चित मार्ग आपको बता दिया गया, इसी मार्ग से आपको काम करना है, इसी तरीके से काम करना है, इसी मार्ग पे चलना है। लेकिन जो बाह्य वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, अब परिवर्तन के अनुसार हमको ढलना पड़ता है, संस्था को भी उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। लेकिन नियोजन में क्या होता है कि आपको बताए हुए तरीके से ही निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। तो ये वहाँ पे आप इसमें समस्या उत्पन्न हो जाता है, लिमिटेशन इसका इसीलिए बोला जाता है। इसकी कमी क्या है कि बाह्य वातावरण के अनुकूल कार्य करना यहाँ पे संभव नहीं रहता है। फिर होता है रिड्यूस क्रिएटिविटी। बहुत सारे लोग के अंदर क्रिएटिविटी होता है, नए ढंग से किसी भी कार्य को करने का तरीका उनको मालूम होता है, लेकिन क्या करता है नियोजन में जो उच्च अधिकारी होते हैं वे चाहते हैं कि नहीं, जैसे हमने बताया बिल्कुल उसी तरीके से आपको काम करना है, कोई नयापन नोवेशन आप नहीं ला सकते। तो ये नोवेशन को या क्रिएटिविटी को रोक देता है। ये फिर भी एक कॉस्टली वर्क है। जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं उनका पेमेंट भी बहुत अधिक होता है, अच्छे पेमेंट पर उनको रखा जाता है कर्मचारियों को। तो अब नियोजन का कार्य कर रहे हैं, तो नियोजन के कार्य में क्या होगा यहाँ पर, ये जो प्लानिंग का काम है महंगा हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है आपको, इसे कहा जाता है कॉस्टली वर्क होता है ये। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर नियोजन को तैयार करने में कई बार बहुत अधिक समय भी लग जाता है। तो ये दो इसके बहुत महत्वपूर्ण इसके दोष हम कह सकते हैं या इसकी सीमाएं हैं। दूसरा कि पहला क्या है कि महंगा कार्य है, ये कॉस्टली वर्क है। बड़े कार्यों के लिए ठीक है, लेकिन छोटे कार्यों के लिए नियोजन कई बार बहुत महंगा साबित हो जाता है और ये टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। और फिर उसके बावजूद भी, इन सब कार्यों के बाद भी नियोजन इस बात का आश्वासन भी नहीं देता कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें आप निश्चित रूप से सक्सेस ही हो जाएंगे। तो ये सब इसकी कमियां हैं। एक बार रिवाइज कर लें हम लोग कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं और क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। देखिए इंपॉर्टेंस में और पॉइंट्स को याद रखिए। फर्स्ट क्या है, टू हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को पूरा करने में ये आपकी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटी, जो भविष्य की अनिश्चितता है उसमें कमी कराता है ये। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, नियंत्रण के लिए एक प्रमाण निर्धारित कर देता है ये। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी जिस संस्था का रिसोर्स होता है, किसी के पास अधिक संसाधन है, किसी के पास कम है, लेकिन जो संसाधन जिसके पास उपलब्ध हैं उन संसाधनों का बेहतर उपयोग बताता है, इफेक्टिव यूज बताता है ये इसके माध्यम से। रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो अवांछनीय कार्य हैं उनमें क्या करता है, कमी लाता है। और हेल्प इन मोटिवेशन, मोटिवेट करने में भी ये मदद करता है। लिमिटेशन जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया भी कि इससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या इसमें बताया मैंने कि प्लानिंग नीड्स रिजिडिटी, ये दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन क्या उत्पन्न करता है, दृढ़ता। नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, जो वातावरण है, जो परिवर्तनशील वातावरण है उसमें कार्य करना यहाँ पे कठिन होता है। रिड्यूस क्रिएटिविटी, फिर निश्चित रूप से क्रिएटिविटी जो होता है बहुत सारे लोगों के अंदर उसको कम कर देता है। जो बहुत सारे लोग अच्छे ढंग से किसी काम कर पाते हैं लेकिन उनको बोलता है, मना कर देता है ये, तो बोलता है रिड्यूस क्रिएटिविटी। कॉस्टली वर्क है ये, टाइम कंज्यूमिंग है और प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। अंत में क्या है कि वही इसकी गारंटी भी नहीं देता है। तो ये इसके दो पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग।
तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डील करेंगे कि नियोजन के क्या क्या चरण हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं।